गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लोग ऑनलाइन क्लास के माध्यम से कोर्स 5 में स्पष्टीकरण विधि के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने व्याख्या विधि पर अध्ययन किए थे और आज स्पष्टीकरण विधि को देखेंगे। किसी भी विषय वस्तु को सरल, सुगम तथा बोधगम्य बनाने के लिए शिक्षक स्पष्टीकरण प्रविधि की सहायता लेता है और अगम, असंरचित तथा कठिन प्रकरणों को इस प्रकार से छात्रों के समझ प्रस्तुत करता है कि विषय वस्तु आसानी से समझ में आ जाए। और इस विधि के अंतर्गत विषय वस्तु का जो प्रस्तुतिकरण है वह क्रमबद्ध, सुनियोजित तथा विस्तृत रूप में किया जाता है। स्पष्टीकरण प्रविधि विवरण विधि से यद्यपि कुछ मिलती जुलती है, लेकिन फिर भी इसमें अंतर है। स्पष्टीकरण विधि विवरण विधि से कुछ मिलती जुलती है, लेकिन इसमें अंतर है। और अंतर क्या है, जिसको हम निम्न रूपों में देखेंगे। जब हम विवरण विधि को देखते हैं तो उसमें क्या है कि विवरण विधि में विवरण एक पूरक कथन के रूप में दिया जाता है, लेकिन स्पष्टीकरण विधि में एक पूर्ण तथा विस्तृत कथन होता है। विवरण विधि में क्या है कि नवीन सूचनाओं, तथ्यों एवं ज्ञान को छात्रों के सामने रखते समय विवरण प्रविधि का प्रयोग किया जाता है, जबकि स्पष्टीकरण विधि जो है उसमें प्रकरण की प्रस्तावना तथा संगोपांग विवेचना प्रस्तुत की जाती है। इसी प्रकार स्पष्टीकरण विधि वर्णन विधि में कुछ अलग है। ये अलगत तो क्या है, अंतर आगे क्या है वह देखा जा रहा है, जिसमें हम देखते हैं वर्णन विधि और स्पष्टीकरण विधि। वर्णन विधि में अधिकांशतः एक विस्तारित, वर्णनात्मक, विस्तृत होते हुए वक्तव्य होता है, लेकिन स्पष्टीकरण विधि में विस्तारित होते हुए भी वक्तव्य में क्रमबद्धता पर विशेष बल दिया जाता है। वर्णन सामान्य होता है, लेकिन स्पष्टीकरण सदैव विशिष्ट होता है, जटिल होता है, कठिन होता है। स्पष्टीकरण विधि जो है व्याख्या विधि से भी भिन्न है। स्पष्टीकरण विधि को अगर हमें कहें कि व्याख्या विधि है तो यह उससे भी अलग है। यह व्याख्या विधि भी नहीं है। यह क्यों नहीं है? क्योंकि व्याख्या प्रसंगवश कठिन, जटिल तथा दुरूह हो जाता है, लेकिन स्पष्टीकरण विषय वस्तु के प्रत्येक पक्ष विशेष पर प्रकाश डालने की निमित्त किया जाता है। स्पष्टीकरण को प्रभावशाली कैसे बनाया जाए? स्पष्टीकरण को प्रभावशाली किस तरह से बनाया जाए, इस पर जब हम निगाह डालते हैं तो स्पष्टीकरण देने से पूर्व शिक्षक को भली भांति विषय के उस अंश का अध्ययन कर लेना चाहिए। किसी भी प्रकरण को यदि आप रोचक बनाना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको स्वयं अध्ययन करना होगा और खूब बढ़िया संपूर्ण अध्ययन कर लेना, ताकि संपूर्ण ढंग से और सभी तरह से कह लीजिए शुद्धता के साथ अंश का स्पष्टीकरण दे सकें। दूसरा है कि स्पष्टीकरण करते समय छात्रों की रुचि, आयु तथा मानसिक स्तर का ध्यान रखना चाहिए। स्पष्टीकरण करते समय आपको यह ध्यान देना है कि हम स्पष्टीकरण किसके सामने दे रहे हैं, जिस बच्चे के सामने दे रहे हैं उसकी एज क्या है, उसका मानसिक स्तर क्या है,
यह ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक होता है। तीसरा है कि स्पष्टीकरण की भाषा शुद्ध, सरल, स्पष्ट होनी चाहिए। ऐसी भाषा हो जो कि बालक के समझ में आ जाए, बताने वाले के समझ में आ जाए। स्पष्टीकरण करते समय पाठ के ज़्यादा कठिन तथा कम कठिन अंशों एवं पक्षों का आवश्यकतानुसार विशेष सावधानी के साथ पूर्णता से स्पष्ट किया जाना चाहिए। बीच बीच में उसको छोड़ना नहीं चाहिए, यह कह कर के इसको आप लोग जानते हैं, ये छोड़ना नहीं चाहिए। वह जो स्पष्टीकरण होगा वह पूर्ण रूप से और 100% करना होगा, सभी शब्दों का करना होगा। स्पष्टीकरण को सही तथा सजीव ढंग से प्रस्तुत करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। जहाँ इसका उपयोग अति आवश्यक हो वहीं करना चाहिए। अब स्पष्टीकरण की कुछ सीमाएं हैं। स्पष्टीकरण जो विधि है उसकी कुछ सीमाएं हैं। सीमाएं क्या हैं? स्पष्टीकरण देते समय जिस विषय का स्पष्टीकरण दिया जा रहा है उसके विशेष पक्षों का निर्धारण करना काफ़ी कठिन कार्य है। कह रहा है कि जिस स्पष्टीकरण देते समय जिस विषय का स्पष्टीकरण दिया जा रहा है उसके विशेष पक्षों का निर्धारण करना काफ़ी कठिन है। क्यों? क्योंकि इसके लिए किसी भी प्रकार के मानदंड का निर्धारण करना सरल कार्य नहीं होता है। इसके लिए मानदंड का निर्धारण करना कह रहा है कि कोई सरल कार्य नहीं है। स्पष्टीकरण की उपयुक्तता के विषय में पहले से कोई निर्णय लेना अत्यंत कठिन कार्य है। निर्णय क्या लेना कि कौन सा स्पष्टीकरण कितना, कहाँ, किन परिस्थितियों में उपयुक्त रहेगा, यह कह रहा है कि बहुत ही अत्यंत कठिन कार्य है। शिक्षक को स्पष्टीकरण देते समय तथ्यों की क्रमबद्धता तथा तथ्यों को तार्किक क्रम में रखना, मतलब कि स्पष्ट करते समय तथ्य को क्रमबद्ध तरीके से रखना होगा और उसका तार्किक रूप से रखना होगा, जिसके लिए शिक्षक पहले से तैयारी करनी चाहिए। इसके लिए कि शिक्षक पहले से तैयार होकर के आए। यदि वह तैयार होकर के नहीं आता है तो वह इन कार्यों को आसानी से नहीं कर पाएगा। चौथा पॉइंट में स्पष्टीकरण देने से पूर्व, स्पष्टीकरण देने के पहले शिक्षक को स्पष्टीकरण की कला तथा विषय वस्तु का ज्ञान देना, दोनों के ज्ञान पर अधिकार प्राप्त करना आवश्यक है। अधिकार होना चाहिए मीन्स पूरी तरह से उसके बारे में सर्वज्ञ जानकारी रखनी चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण स्पष्टीकरण कितना पर्याप्त एवं आवश्यक है, इस विषय पर एक निश्चित धारणा बनाने अपने में एक दुरूह और असंभव सा कार्य है। कह रहा है कि इस धारणा को निश्चित बनाने में कि व्यक्तिगत भिन्नता के कारण का स्पष्टीकरण कितना पर्याप्त है, आवश्यक है, इस विषय पर निश्चित धारणा बनाने में एक दुरूह और असंभव सा कार्य है। वह स्पष्टीकरण विधि का प्रयोग करते समय कुछ सावधानियां हैं, उन सावधानियों को अपनाना आवश्यक होता है। क्या सावधानियां हैं? इसकी कुछ सीमाओं को देखते हुए प्रभावशाली उपयोग के लिए शिक्षक को कुछ निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए। शिक्षक को चाहिए कि पढ़ाने से पूर्व पाठ के संदर्भ तथा उद्देश्य छात्रों को स्पष्ट कर देने चाहिए। पढ़ाने से पहले पाठ के संदर्भ और उद्देश्य क्या है, इस पाठ को पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, इसका संदर्भ क्या है, वह स्पष्ट कर देना चाहिए। दूसरा है कि स्पष्टीकरण को प्रभावशाली बनाने के लिए पूरे पाठ को छोटी छोटी स्पष्ट इकाइयों में बांट देना चाहिए, क्योंकि यदि एक ही पाठ को आप पढ़ाते हैं तो वह लंबा हो जाता है। इसीलिए हम लोग जब पाठ्य योजना कराते हैं तो उसको अवंतियों में बांट देते हैं,
छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, जिससे कि छात्र प्रत्येक इकाई का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त कर सके और इसलिए पूरे पाठ का सरलता से वह ज्ञान प्राप्त कर लेगा। स्पष्टीकरण की भाषा सरल, स्पष्ट, छात्रों के स्तरों के अनुकूल, रोचक तथा प्रवाहमय होनी चाहिए। स्पष्टीकरण की जो भाषा है वह सरल, स्पष्ट, छात्रों के स्तर के अनुकूल, रोचक और प्रवाहमय होनी चाहिए। बीच बीच में रुकना नहीं चाहिए। पाठ के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यकता अनुसार स्पष्टीकरण का प्रयोग किया जाना चाहिए। आवश्यकता है तो स्पष्टीकरण का प्रयोग किया जाना चाहिए। स्पष्टीकरण सत्य, स्पष्ट, सुबोध एवं निश्चित होनी चाहिए। स्पष्टीकरण जो होगा कि सत्य, स्पष्ट, सुबोध एवं निश्चित होना चाहिए। उसमें कहीं कोई लेकिन, अनिश्चितता, लगभग, नियर अबाउट ऐसे शब्दों का प्रयोग स्पष्टीकरण में नहीं किया जाता है। नहीं तो बालक क्या होता है कि बालक असमंजस में पड़ जाता है और जिस चीज़ को आप सिखाना चाहते हैं वह उसको आसानी से नहीं सीख पाता है। धन्यवाद।